तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हेडिंग लगाएंगे सभी लोग। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हेडिंग लगाइए सभी लोग। चलिए देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो स्टेबिलिटी है, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसके लिए अलग अलग फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो अलग अलग फैक्टर में जैसे कि फॉर्मेशन कांस्टेंट के एफ पे कैसे डिपेंड करेगा, है ना, लिगेंड्स पे कैसे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स पे, सेंट्रल मेटल पे जो चार्ज आ रहा है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम पे कैसे डिपेंड करेगा, है ना। अगर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको चिलेट इफेक्ट बोलते हैं, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो चिलेशन की वजह से, किलेशन की वजह से कैसे जो है अपना स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। तो सब सारी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पहला उसमें जो है लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट से कैसे फर्क पड़ता है, तो हेडिंग लगाइए। इसमें फर्स्ट पार्ट इसका लिखेंगे फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट बेटा ये होता है के एफ, फॉर्मेशन कांस्टेंट के एफ। समझिएगा जरा ध्यान से, ये होता क्या है। देखिएगा, देखिए आप जरा केमिकल बॉन्डिंग का, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट याद कीजिएगा, है ना। जैसे मैं यहां पर एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, जैसे कि यहां पर एम सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड्स मिल करके ये कॉम्प्लेक्स बनाया एम एल कॉम्प्लेक्स बना, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है वो है K1। समझिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है K1। फिर क्या हुआ कि Ml एक लिगेंड्स लिया और ये बना Ml2, और यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है K2। Ml2 प्लस फिर एक लिगेंड्स अटैच हुआ और ये बना Ml3, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है K3। हाँ, नेक्स्ट जो है Ml3 प्लस लिगेंड्स, तो ये बना Ml4, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है K4। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है K4, ठीक है। अच्छा, इसको आप पूरे को ऐड करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है आपको। देखिएगा, पूरे को ऐड कीजिएगा, ध्यान से देखिए सभी लोग। यहां से Ml2, Ml3, तो क्या मिल रहा है M प्लस M+4L, देखिए 4L गिव्स टू Ml4, ये मिल रहा है फाइनल। तो आप लोग को मैं एक जो है प्रॉपर्टीज वहां पर बताया हूं केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि जो फाइनल रिएक्शन ऐड करने के बाद आता है ना, तो इसका फाइनल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो सारे के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यही मेरा जो कॉम्प्लेक्स Ml4 बन रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है Kf, और इसका वैल्यू आप लोग को पता है ये K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 के बराबर होगा। मैं बताया था कि अगर कोई भी रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में हो रहा है, तो जो फाइनल रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जितने भी सिंगल स्टेप की रिएक्शन है सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हाँ, ये आप लोगों को प्रॉपर्टीज पता है, उसी से मैं लिख दिया हूं ये Kf। बेटा यहां पर जो Kf है यही है फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये क्या है? फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट यहां बेटा समझिएगा आप लोग, जो Kf है इसके लिए जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ Ml4 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L के पावर 4 होगा, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि Kf इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ml4 विच इज प्रोडक्ट। आप समझिएगा इस चीज को, है ना। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स अपना ये Ml4 क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर आपको पता है कि Kf का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही Ml4 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी प्रोडक्ट ज्यादा होगा, है कि नहीं। जो प्रोडक्ट बन रहा है Ml4 वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होने कहने का मतलब कि वो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो ज्यादा बन रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन कांस्टेंट। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का ज्यादा बनना है, यानी कि स्टेबल है ऑब्वियसली, तभी बन रहा है ज्यादा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसको लिख लीजिए सभी लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए यहां लिख देता हूं, as the value of formation constant Kf
एज द वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट के इफ increases, stability of complex also increases, stability of complex also increases, stability of complex also increases। चलिए ठीक है बेटा, तो यहां पर फॉर्मेशन कांस्टेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मेशन कांस्टेंट का जितना वैल्यू ज्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनेगा, कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा बनेगा, और कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा बनने का मतलब ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल है। प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट विल बी स्टेबल। ओके, तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर जो एक टर्म लिखते हैं बीटा, और जो बीटा होता है यहां मैं लिख देता हूं, देखिए जो बीटा होगा ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। बीटा इज व्हाट? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसका मतलब अगर ये केएफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट है तो जो बीटा है ये हो जाएगा इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। और जो केएफ है मैं आप लोग ऑलरेडी बताया हूं, ये केएफ क्या है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, है ना। स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल दीजिए, फॉर्मेशन कांस्टेंट बोल दीजिए केएफ को, है ना। तो जो बीटा है, बीटा क्या होगा? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर ये हो गया। तो अगर क्वेश्चन में केएफ का वैल्यू दिया अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए, तो जिस कॉम्प्लेक्स के लिए केएफ का वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, फैक्टर नंबर 2, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज से कैसे फर्क पड़ेगा? देखिए मैं आपको बताया था कि चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो उतना ही कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्टेबल बनाएगा, है ना। तो यहां से आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, दैट इंप्लाइज क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पर मैं लिखा हूं K3FeCN6 और यहां पर मैं लिखा हूं कॉम्प्लेक्स K4FeCN6, तो बेटा आप लोग बताइए दोनों में से स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि यहां पर Fe पे चार्ज जो है +3 का है और यहां पर Fe पे चार्ज +2 का है, तो +3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर सेंट्रल लिगेंड्स वगैरह सब सेम था। यहां पे ध्यान से देखिए, तो सेंट्रल मेटल पे अगर चार्ज वेरी कर रहा है तो जिस सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो उसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। फर्स्ट फैक्टर बता दिया, फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। सेकंड, चार्ज देखेंगे, चार्ज जो है, चार्ज अगर ज्यादा होगा सेंट्रल मेटल एटम पर तो क्या होगा? स्टेबल ज्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, फैक्टर नंबर 3, चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट का मतलब होता है बेटा रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन में आपको बताया था क्लेशन, रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन समझिएगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसमें रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन कहने का मतलब कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आया हो, जैसे कि EN आया हो, ऑक्सिलेट आ रहा हो, C2O42-, C2O42-, EDT आ रहा हो, तो ये सब क्या कर रहा है? रिंग बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो इसी को हम बोल रहे हैं चिलेट इफेक्ट, या फिर क्या बोल रहे हैं इसको? रिंग फॉर्मेशन, है ना। तो यहां पर देखते हैं चिलेट इफेक्ट, इसमें होता क्या है कि जो स्टेबिलिटी जो होगा वो होगा क्रिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा रिंग फॉर्मेशन होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिएशन। क्रिएशन मींस रिंग फॉर्मेशन जितना होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। क्रिएशन, रिंग फॉर्मेशन। अब आपको पता है जो रिंग होता है 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है ना, मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड। तो 6 मेंबर्ड रिंग होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 5, एंड 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 4, है ना। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है रिंग के लिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड। तो 6 मेंबर्ड का ज्यादा स्टेबिलिटी होगा एज कंपेयर टू 5 एंड 4, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, अगर सब चीज सेम हो जाए तो उसमें आप चेक करेंगे नंबर ऑफ रिंग्स। मैं एग्जांपल लूंगा, है ना। ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स कितने हो रहे हैं। अगर रिंग्स ज्यादा हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। आप समझिएगा इसका एग्जांपल थर्ड का, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। देखिए एग्जांपल इसका, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं CO
En होल थ्राइस चार्ज है 3 प्लस का, CO En होल ट्वाइस Cl2 है ना, होल ट्वाइस Cl2, इसको ऐसे लिख लीजिए Cl3, यहां पर हो गया Cl, CO En Cl4 हाँ Cl4 इस तरीके से, और यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा +3, यहां हो जाएगा -1 का चार्ज, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए सभी लोग। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो En है यहां पर 3 रिंग बना रहा है, यहां पर En 2 रिंग बन रहा है, और यहां पर En एक ही है, तो यहां पर कितना बन रहा है, 1 रिंग बन रहा है, यहां 2 रिंग और यहां 3 रिंग। आप लोगों को पता है, मैं बताया हूं कि जो CO है, CO से ये जो है कैसे डोनेट किया हुआ है, यहां पर ध्यान से देखिए, इस तरीके से डोनेट किया हुआ है। En एक यहां पर ऐसे रिंग बना लिया, दूसरा En यहां पर रिंग बना लिया, और तीसरा En यहां पर इस तरीके से रिंग बना लिया, तो 1 2 3 रिंग बन रहा है। सिमिलरली इस तरीके से समझ रहे हैं आप, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए फैक्टर नंबर, मैं आप लोग को सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर देखिए जरा, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। इसमें आपको ये देखना है बेटा कि जितना ज्यादा रिंग का फॉर्मेशन होगा है ना, उतना ही कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल होगा। मैं पूरे के लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोग को कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे। पहले एक पॉइंट्स देखते जाइए आप लोग, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव से कैसे वेरी करेगा, तो जेड इफेक्टिव से आपको पता है कि जे स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी मैं बताया था वहां पे, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि जेड इफेक्टिव जिसका ज्यादा होगा ज्यादा स्टेबल। अगर 3D सीरीज का कॉम्प्लेक्स हो, 4D का हो, 5D का हो, 5D का, तो ऑर्डर ये आएगा 3D 4D 5D। 5D में जेड इफेक्टिव ज्यादा है ना, तो इसलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा ये आएगा 3D 4D 5D सीरीज का जो एलिमेंट होगा उसके लिए क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो यहां से अगर मैं आपको बताऊं कि NiCl4 2 माइनस Ni के बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, PdCl4 2 माइनस PtCl4 2 माइनस। तो आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 5D का है, ये 4D का है, ये 3D का है, तो 5D वाले का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। ये एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, फोर्थ फैक्टर हो गया ये। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर समझिएगा, फॉर divalent ions of first row transition series, first row transition series, फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज का मतलब ये हुआ 3D सीरीज को बोला जा रहा है, 3D सीरीज, फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज। स्टेबिलिटी वैरीज इन द ऑर्डर, स्टेबिलिटी वैरीज इन द ऑर्डर ऑफ इरविंग विलियम ऑर्डर, ये नाम याद रखिएगा, इरविंग विलियम ऑर्डर, बस नाम दे दिया गया है बेटा। जैसे 3D ट्रांजिशन सीरीज का लिखिए, जैसे मान के चलिए कि 3D में क्या आ सकता है, जैसे Mn + 2 Fe + 2 CO + 2 Ni + 2 और Zn + 2। बेटा ये 3D ट्रांजिशन सीरीज के डाइवेलेंट अनायन है। डाइवेलेंट अनायन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि चार्ज इस पे कितना है, +2 का है। तो इसका बेटा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा ना, इस तरीके से वेरी करता है, और इसी ऑर्डर को हम क्या बोल रहे हैं, इरविंग विलियम ऑर्डर, बस इसका नाम दे दिया गया और कुछ नहीं है। अब आपको पता है कि जब यहां से इधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप अल्टीमेटली देखिए, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, साइज छोटा होते जा रहा है ना, जेड इफेक्टिव बढ़ते जा रहा है। अब ऐसे भी आप समझ रहे हैं कि इधर जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, इसलिए जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। इट मींस जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि स्टेबिलिटी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसे भी सिंपली समझ सकते हैं आप। इसी ऑर्डर को हम क्या बोल रहे हैं, इरविंग विलियम ऑर्डर। नेक्स्ट 6 पॉइंट लिखिए स्टेबिलिटी के लिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रायोरिटी ऑर्डर में बता रहा हूं, है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम सेंट्रल मेटल एटम, सेम कोऑर्डिनेशन
सेम कोऑर्डिनेशन नंबर बट डिफरेंट लिगेंड्स, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम सेंट्रल मेटल एटम, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर बट डिफरेंट लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है? डिफरेंट है। तो इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है ना? इसको अच्छे समझिएगा, 6 नंबर पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? तो सेंट्रल मेटल एटम सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, लेकिन लिगेंड्स डिफरेंट हो, तो इसके लिए बेटा जो ऑर्डर होता है प्रायोरिटी ऑर्डर ना, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं सी डोनर। क्या लिखते हैं? सी डोनर। आपको दिख रहा है ये? चलिए मैं येलो से लिख देता हूं या व्हाइट से लिख देता हूं। सी डोनर कार्बन डोनर होना चाहिए, है ना, जैसे सीएन है। उसके बाद आपको चेक करना है किलेशन इफेक्ट, रिंग का फॉर्मेशन। पहले रिंग नहीं चेक करेंगे, ध्यान सुनिए। सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी के लिए क्या देखना है? कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, तो सबसे पहले आपको देखना है सी डोनर, कार्बन डोनर, जैसे कि सीओ हो गया, सीएन हो गया, ये सब लिगेंड्स है कि नहीं। अगर ये लिगेंड है, रिंग फॉर्मेशन नहीं किया है, तो भी किसका होगा? सी डोनर का ज्यादा होगा। उसके बाद रिंग फॉर्मेशन, किलेशन इफेक्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। क्या देखेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। अब बेटा आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसके लिए सीएफएसी का वैल्यू ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी सीएफएसी की क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना? देखिए स्टेबिलिटी जो होगा सीएफएसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर है तो उस केस में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएफएसी। अगर सीएफएसी ज्यादा है उस केस में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तभी जाकर के सीएफएसी ज्यादा होगा। और जब सीएफएसी ज्यादा होगा तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ आ रही है? कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। कहने का मतलब ये है, एक देखिए जरा एक एग्जांपल, जैसे ये देखिए NiCl4 2- और एक मैं यहां लिख दूं NiCN4 2-, NiCl4 2- और NiCN4 2-। तो आपको इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, आपको इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो देखिए यहां पर क्या करना है आपको? यहां पर Cl है, यहां Cn है, तो Cn के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा? Cn का ज्यादा आएगा। NiCN4 2- का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं, आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए अल्टीमेटली क्या कहा जा रहा है? स्टेबिलिटी के लिए रिंग फॉर्मेशन देखना है आपको। अगर रिंग फॉर्मेशन से पहले अगर कार्बन डोनर वाला आ गया, है ना, तो सबसे प्रायोरिटी उसको देंगे पहले हम। उसके बाद किलेशन, रिंग फॉर्मेशन देखेंगे, फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं तब आपको और क्लियर होगा। और स्टेबिलिटी सीएफएसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जेड इफेक्टिव के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। सारी बात आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, देखिएगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन ये है FeCN6 4- है, मान लीजिए ये Fe+2 है। और दूसरा है FeNH3 2+, और एक है FeEN 2+। बेटा ये 3 कॉम्प्लेक्स लिखा हूं, तो आपको इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया, और ये जो है थर्ड हो गया। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोग बता सकते हैं क्या? एक बार ट्राई कीजिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए जरा। देखिएगा, समझिएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए सबसे पहले मैं क्या बोला कि आपको देखिए सब सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, सब चीज सेम है। अब आप देख रहे हैं यहां पर Cn है, यहां पर Cn है, यहां पे अमोनिया है, और यहां पर En है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है इसके लिए? इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर ये है कि सबसे पहले कार्बन डोनर देखेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट। भले ही इसमें रिंग का फॉर्मेशन है, चिलेट इफेक्ट है इसमें, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? FeCN6 4-। आफ्टर दैट क्या चेक करेंगे? रिंग का फॉर्मेशन। तो इसके बाद रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है कौन सा? थर्ड कर रहा है। और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। क्या जाएगा? सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से अब सपोज कीजिए कि इसमें एक और मैं जोड़ देता। अगर मान लीजिए ऐसा होता है एक और FeH2O 2+। बेटा ये है, तो आपको पता है कि H2 और NH3 में अब स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो H2 और NH3 में क्या होगा? अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके बाद में H2 आएगा, तो ये लास्ट में जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना? ये ऑर्डर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है चेक करेंगे। चलिए कोई डाउट नहीं है इसमें। अब कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आप लोग जो है करके बताइए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर NiDMG2 आएगा इस तरीके से, NiDMG होल ट्वाइस, ये बेटा ज्यादा स्टेबल होगा अगर इसके साथ और भी कोई रिंग फॉर्मेशन वाला है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया था कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं अब